नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी में टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजेशन। कौन सा चल रहा था? फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला टाइप था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सेकंड था कैपिसिटेशन, और थर्ड था कांटेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। आज हमारा फोर्थ टाइप से आज हम स्टार्ट करेंगे। और फोर्थ टाइप कौन सा है? एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं अभी। और जैसे ही स्पर्म एक्टिवेट होता है, स्पर्म उसके नज़दीक आता है, तब क्या होता है कि इस दौरान कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब है ओवम जब एक्टिवेट होता है उस दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस का नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में रखनी है ये चीज़ कि एक्टिवेशन ऑफ ओवम के दौरान जो रिएक्शन होती हैं वो कौन सी रिएक्शन होती हैं? वो कॉर्टिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। यानी ओवम एक्टिवेट होता है, उसके 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, यानी निषेचन शंकु का निर्माण। ठीक है, ये पहला स्टेप है। और जो सेकंड है अपना फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी निषेचन झिल्ली का निर्माण। ठीक है, तो ये हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। और थर्ड है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कौन सा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, तो हम एक्टिवेशन ऑफ ओवम की ये 3 स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, यानी निषेचन शंकु का निर्माण। किस तरीके से होता है देखो। इसमें क्या है कि ये जो स्पर्म दिखाई दे रहा है आपको नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ, ये क्या है? स्पर्म है। ये हम सी अर्चन में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ये क्या है? स्पर्म। और ये है ओवम। ठीक है, ये ओवम की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट साइट पे जहाँ वो क्या हुए? कांटेक्ट हुए हैं, इस कांटेक्ट साइट पर एक शंकु जैसा उभार बन जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पर मिले और ये इसने क्या कर लिया? उभार कर लिया। किस टाइप का? कोन, यानी शंकु के जैसा। तो ये क्या कहलाता है? यही फर्टिलाइजेशन कोन कहलाता है। आ गई बात समझ में? देखो, जैसे ही स्पर्म एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये स्पर्म इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ दोनों क्या हुए? कांटेक्ट में आ गए। और जैसे ही कांटेक्ट में आए, यहाँ पर एक शंकु जैसा उभार बन गया। और ये कॉन्सेप्ट, और ये क्या है? ये ही फर्टिलाइजेशन कोन है। ठीक है, तो निषेचन शंकु का निर्माण किस तरीके से होता है, आ गया बात समझ में? तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। अब देखो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। किस तरीके से फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से रोकेगी, इसके बारे में अभी बात करेंगे। और गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आगे चल कर के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। इतनी बात जब हम ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था, ओवम की ग्रोथ फेज चल रही थी, और ग्रोथ फेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो प्री वाइटेलोजेनेसिस और एक वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस के न्यूक्लियस में चेंज हुआ और साइटोप्लाज्म में चेंज हुआ। जब हम साइटोप्लाज्म चेंज के बारे में पढ़ रहे थे तब बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। उतना तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये 2 प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से?
पहला है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है ये वास्तव में क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? या तो यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल एक तरीके का क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जो डेंस मटेरियल होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये क्या करेगा? ये काम की चीज़ है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में क्या कर लेगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज होकर के ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसको बनाएगा, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आगे क्या करती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ठीक है, और इधर ये जो सेकंड मटेरियल है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं दोनों मटेरियल। ठीक है, और ये जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये क्या करता है? हाइलीन लेयर यानी काचाप अस्तर बनाता है। किस तरीके से बनाएंगे? डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखो, ये जो पॉलीस्पर्मी है इसको कौन रोकता है? इसको ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रोकती है। ठीक है, अब ये रोकती किस तरीके से? मान लो जो ये क्या है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, और इधर आपको ये बहुत सारे स्पर्म हैं, यानी मिलियन की संख्या में यहाँ पर क्या है? स्पर्म होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये ओवम है, समझाने के तरीके से बता रही हूँ। ये यहाँ पर क्या है? ओवम है। तो ये जो मिलियन में यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को पार करके इस ओवम के साथ में फ्यूज होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? फ्यूज होना चाहते हैं। पर ये फर्टिलाइजेशन है, ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है कमबख्त इन स्पर्म को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, ये क्या करती है? कोई एक स्पर्म को ही अंदर जाने देगी और बाकी सारे स्पर्म को यहाँ क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। तो ये काम कौन करता है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है, और इस तरीके से ये पॉलीस्पर्मी को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, इसी के साथ और देती हूँ। मान लीजिए ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की क्या है? एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये स्टूडेंट क्या करते हैं? इस एग्ज़ाम को क्या करना चाहते हैं? क्वालिफाई करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है। ये लेयर कौन सी है? ये लेयर है सिलेबस की। कौन सी लेयर है? सिलेबस की लेयर है। अब ये स्टूडेंट अगर इस सिलेबस की लेयर को पार कर लेते हैं तब तो जाकर के ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर लेंगे, इसके साथ में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पहाड़ जैसे सिलेबस को देखकर कुछ तो वैसे ही पीछे हट जाएंगे, और कुछ को ये जो सिलेबस मेम्ब्रेन है ये इसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। भाई किसी एक क्वालिफाई बंदा यहाँ से निकल करके इसके साथ में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इस एग्ज़ाम को क्या कर लेगा? क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसी तरीके से पॉलीस्पर्मी को रोकती है, और ये जो सिलेबस मेम्ब्रेन है ये किसको रोकेगी? ये जो सिलेक्शन होगा ना उसको रोक देगी, ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होने देगी। अगर अच्छी तरीके से पढ़ा तब तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। ये क्या था कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है इसमें दो प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल में म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये बाद में पीतक झिल्ली के साथ में क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देगा, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को क्या करती है? रोकती है। आगे देखो, अब ये क्या है? ये एक ओवम है। क्या है? ओवम। इसमें आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये डेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है, और जो आपको इधर दिख रहा है साइड में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन, और नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही है ये ओवम की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर बीच में आपको नज़र आ रहा है एक स्पेस, इसको बोलते हैं प्री विटेलिन स्पेस या प्री वाइटेलिन स्पेस।
ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, कल यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा था, कल ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और नीचे की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन, डायग्राम में इस तरीके से लिखी थी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, एक एग है। तो एग के ऊपर आपको पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन सी अर्चन की बता रही हूँ मैं, सी अर्चन की बता रही हूँ, क्योंकि बाकी तो एग में डिफरेंट डिफरेंट की एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी लेयर होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब देखो अंदर से लिखेंगे, यानी अंदर से हम लिखेंगे तब तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन। अगर इधर से विटेलाइन मेम्ब्रेन को पहले लेंगे तो अंदर की तरफ क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आएगी, और बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तब विटेलाइन मेम्ब्रेन पहले आएगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी इतना कोई ये टिपिकल चीज़ है नहीं। अब देखो, अब क्या होता है कि आपको नज़र आ रहा है ये नीचे की तरफ, ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है, और ये गोल्जी बॉडी की क्या है, वेसिकल्स हैं। क्या है, वेसिकल्स है। और ये वेसिकल्स क्या करती हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में आपको पता है दो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, देखो अभी अभी बताया था ये चीज़। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल और एक होता है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स करती हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इसके अंदर आपको ये बता ही दिया कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा है, जो डेंस वाला पार्ट है तो वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और ये है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये क्या हुई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या हो गई, अरेंज हो गई। इस तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं, इसके नीचे क्या हो गई, अरेंज हो गई। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जैसे ही स्पर्म ओवम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगी, रैप्चर हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, रैप्चर हो जाएंगी, और यहाँ से ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। डिजोल्व कैसे हुई, देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या हो गई, अरेंज, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अरेंज हो गई। और ये अरेंज होने के बाद में जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कांटेक्ट में आया और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो गई, रैप्चर हो गई। रैप्चर हुई तो इसके अंदर आपको पता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब रिलीज होने के बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी। और इसी के साथ में जो विटेलाइन मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये रही विटेलाइन मेम्ब्रेन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिल कर के फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन कर देगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देंगे। कौन कौन मिलेगा, एक तो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन यानी पीतक झिल्ली, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर देंगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देंगी। इसी के साथ में जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल था ये हाइलीन लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइलीन लेयर का, ठीक है। और ये हाइलीन लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा कौन सा पार्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में देखो ये बन गई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में ये हाइलीन लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये पॉलीस्पर्मी को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। किसको स्टॉप कर देती है, पॉलीस्पर्मी को,
और पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि एग में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को क्या करती है, रोकती है। तो ये बता चुकी हूँ मैं। और दूसरा नोट है, यूथेरियन मैमल्स में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए एसिडिक मीडियम बन जाता है, और ये एसिडिक मीडियम ही पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, रोकता है। ये एसिडिक मीडियम किस तरीके से क्रिएट होगा अभी बताऊंगी डायग्राम के थ्रू, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में ये थर्ड अपना स्टेप है इसमें, और ये है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसमें देखो, इसमें क्या है कि ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये पोटेशियम ग्लाइकोल H2O एंड इथाइलिन के प्रति ये पारगम्य होती है। क्या पारगम्य होती है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और पॉलीसेकेराइड का यहाँ पर क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विखंडन क्या होता है कि जैसे ये ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं एक्सोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पॉलीसेकेराइड से क्या बन जाएगा, मोनोसेकेराइड फॉस्फेट बन जाएगा। और ये कौन सी क्रिया के दौरान बनता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ में आगे देखो, ऑक्सीजन के उपभोग की दर कम भी होती है और अधिक भी होती है। तो कम यानी किस में होती है, डिक्रीज। देखो, टोड में होती है, फ्रॉग में होती है, कीटोप्टेरिस में होती है। और ये जो कीटोप्टेरिस है, ये पॉलीकीटा का मेंबर है, यानी फाइलम एनिलिडा की जो क्लास है पॉलीकीटा, उसका मेंबर है ये कीटोप्टेरिस। इंक्रीज किस में होती है, पेट्रोमाइजोन में होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, लैम्प्रे। और सी अर्चन में ऑक्सीजन के उपभोग की दर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो, ये ओवम है, क्या है, ये एक ओवम है, और इसमें जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाते हैं, कैल्शियम आयन अंदर इन्फ्लेक्श होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन इफ्लेक्श हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन बाहर इफ्लेक्श होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच का मान कम हो जाएगा, और अंदर से बाहर हाइड्रोजन आयन आया, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और इंट्रासेलुलर पीएच का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर पीएच कम होगा। ठीक है, तो बाहर ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहर ज़्यादा है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, इसकी वजह से ये मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम किसको रोकता है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ये बताया था ना, यूथेरियन मैमल्स में एसिडिक मीडियम पॉलीस्पर्मी को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, इसी के साथ में देखो, जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाता है तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको डीपोलराइज्ड कर देता है। ठीक है, और कैल्शियम आयन की वजह से क्या होता है कि एनएडी काइनेज एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एनएडी से एनएडीपी हो जाता है, यानी एनएडी का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, नहीं सॉरी, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और वो एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एटीपी खर्च होती है और एडीपी बना लेती है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। और एनएडी निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, याद भी करनी है आपको। और इसके आगे फॉस्फेट लगा दो तो ये एनएडीपी हो जाएगा। एटीपी का क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमारा एक 5 स्टेप बचा है फर्टिलाइजेशन का, जो हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।